हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बेसिकली मैंने डिसाइड किया है पूरा एक मैप सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ। इसमें जो भी पूरे साल का इम्पोर्टेंट कंट्री, प्लेस, रिवर, स्टेट, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड फिजिकल मैप में कुछ भी हो, फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, कुछ भी न्यूज़ में चल रहा हो, हॉट टॉपिक हो, वो पक्का उसके बारे में आपको उसकी पूरी ज्योग्राफी, पूरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंट्री जो मैंने चूज़ किया है वो इजराइल कंट्री है। इजराइल कंट्री का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन तो बहुत अच्छा है, पीपल टू पीपल रिलेशन भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सबसे पहले इजराइल को चूज़ किया है। ठीक है, इजराइल के बारे में जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट इजराइल का फ्लैग देख लीजिए। है इजराइल एक मेडिटेरियन कंट्री है। ठीक है, मेडिटेरियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ये बात याद रखिएगा। इजराइल इतना हॉट टॉपिक क्यों रहता है भाई? 3 रिलीजन के इंपॉर्टेंट सेक्रेट प्लेसेस जो है इजराइल के अंदर है। कौन से हैं वो? टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स का आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर ही है तीनों रिलीजन के इंपॉर्टेंट सेक्रेट प्लेसेस। एक है आपका डोम ऑफ रॉक, और दूसरा है वेस्टर्न वॉल, और तीसरा अल अक्सा मॉस्क। ठीक है, इजराइल का कैपिटल क्या है? इजराइल का कैपिटल 2019 से पहले अगर आप देखते तो वो था आपका तेल अवीव, बट अब चेंज हो गया। अब क्या हो गया है? जेरूसलम हो गया। ऑल्दो नहीं करना चाहिए था जेरूसलम को कैपिटल, बट स्टिल कर दिया है। इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स बताएंगे आगे, आपको क्लियर होगा और अच्छे से। ठीक है, ये आपके इजराइल के फर्स्ट प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन। ठीक है, बढ़िया दिखते हैं डेविड बेन गुरियोन सर, ये फर्स्ट प्रधानमंत्री है। इजराइल का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो बेसिकली 1948 में हुआ था। इंडिया कब हुआ था? 47 या 50? सोचिए, गैस कीजिएगा, मतलब बताइएगा। और क्यों होता? 47 में हुआ था या 50 में हुआ था? इंडिया सॉवरेन कब बना था, 47 में या 50 में? इसराइल का, ये तो बता दिया मैंने, स्टेट ऑफ इसराइल का फॉर्म हुआ है 1948 में। मैंने डेविड बैन सर हैं, लीडर ऑफ मापापी पार्टी के थे। इसराइल का हिस्ट्री अगर, वो तो मैंने बताया मॉडर्न डेज, मॉडर्न नेशन जो था इसराइल, वो उस टाइम बना था 1948 में। बट इसराइल का कुछ इतिहास है, तो यस, इसराइल का इतिहास है सर। इसराइल का इतिहास अब्राहमिनिकल रिलीजन से होता है। मैं अब्राहमिनिकल रिलीजन के 3 ब्रांचेस, जो 3 मेजर ब्रांचेस है, एक क्रिश्चियनिटी है, एक ज्यूज है, एक आका मुस्लिम है। ठीक है, इस्लाम, तीनों के तीनों जो रिलीजन है वो अब्राहमिनिकल रिलीजन बोले जाते हैं। अब्राहमिनिकल रिलीजन से ही उनके ब्रांचेस निकले हैं। ठीक है, अब्राहम अब्राहम जो थे, उनके जो ग्रैंड सन है, उनका नाम बेसिकली जैकॉब था। उनको इजरायली लैंग्वेज जो कि हैब्रियो है, इसराइल की लैंग्वेज क्या है? हैब्रियो। वहाँ पर हैब्रियो में जैकॉब को इजराइल बोला जाता था। तो ये थोड़ा, अगर आप हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो ये कह सकते हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने बताया पीपल टू पीपल बहुत अच्छा रिलेशन है। ये आपको इस बात से पता चलता है कि इसराइल ने इंडिया को ऑफिशियली, इसराइल गवर्नमेंट ने इंडिया को ये बोला था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और मतलब जो शोले मूवी है वो वर्ल्ड फेमस है, वो आप समझ सकते हैं इस बात से कि इसका गाना वहाँ के मतलब चर्चित गानों में से एक गाना है। ठीक है, नितिनयाहू सर ने ऑफिशियली 4 अगस्त जो फ्रेंडशिप डे था उस दिन इंडिया को ग्रीट किया था ये गाना बोल के। बेसिकली इस गाने से टैगलाइन ने डाला था। ठीक है, ये सर नितिनयाहू सर है यहाँ पर, बीच में मोदी साहब बगल में बैठे हुए हैं, मतलब सॉरी खड़े हैं। अभी हम रिसेंटली ये क्यों पढ़ रहे हैं? रिसेंटली मतलब ये तो 2020 का न्यूज़ बता रहा हूँ मैं। रिसेंटली ये बात है कि 30 साल हमारा डिप्लोमेटिक टाइज का हो चुका है। ऑल्दो 1948 में इसराइल का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, बट डिप्लोमेटिक टाइज हमने 1948 में नहीं किया था, ये बात याद रखिएगा। डिप्लोमेटिक टाइज जो हमारा स्टार्ट हुआ था, डिप्लोमेटिक टाइज मतलब क्या है? यहाँ के राजदूत, वहाँ के राजदूत जो एम्बेसडर है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, काउंसलेट एक पूरा प्रॉपर बैठा रहेगा, उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक टाइज। तो वो 1992 में हमने स्टार्ट किया था। अभी 2022 चल रहा है, 30 साल हो गया उसका। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, इसीलिए ये न्यूज़ में और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब ये महाशय कौन है? इनका नाम आपका होमवर्क है, अभी बताइए नाम क्या है इनका, और थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आदमी है ये। अब इसराइल की ज्योग्राफी में जो एग्जाम, अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी कंडक्ट कर रहा हो, एसएससी कंडक्ट कर रहा हो, स्टेट पीसीएस कंडक्ट कर रहा हो, इसराइल की ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है पूरे वर्ल्ड मैप में, क्योंकि ये पूरे अरब वर्ल्ड के बीच में एक लौता इसराइल कंट्री जो बसा हुआ है और लड़ाई करता रहता है, मतलब लड़ाई होती रहती है इनकी। ठीक है, तो इसमें लेबनान, लेबनान भी 2020 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। लेबनान का कैपिटल क्या है? बेरियत है। यहाँ पर क्या हुआ था? पिछले साल बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। उसके शेक्स, उसके जो एशेस थे वो पूरा सीरिया उरिया तक, दूर दूर तक दिखे थे। सैटेलाइट इमेज भी आई थी। बहुत बुरा बम ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, अब वो कौन से केमिकल से हुआ था, ये आपका काम है, ये आप पता कीजिए, चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, जो केमिकल का नाम है। जो इसराइल के टॉप में है वो लेबनान है, फिर उसके जो इस साइड है, ईस्ट साइड सीरिया,
गोलन हाइट, इसमें तो 3 नाम है, ये तो आप ग्रीन से सर्कल किए एकदम से रट लीजिए। गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी। गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी। गोलन हाइट जो है वो 4 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। ऊपर लेबनान में, नीचे आपका हो गया जॉर्डन, इस साइड नीचे आपका लेफ्ट साइड में हो गया इज़राइल, और ऊपर राइट साइड में हो गया आपका सीरिया, ठीक है? ये चारों कंट्री से आपका गोलन हाइट शेयर करता है बाउंड्री। गोलन हाइट वैसे कब्जे में किसकी है? गोलन हाइट बेसिकली इज़राइल के ही कब्जे में अभी माना जाता है, इज़राइल के कब्जे में, इज़राइल ने कंट्रोल कर रखा है गोलन हाइट को। वेस्ट बैंक क्या है? वेस्ट बैंक बेसिकली, वेस्ट बैंक और जॉर्डन का, जॉर्डन जो यहाँ पर जा रही है, जॉर्डन एक रिवर है, जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट में जो बैंक है, जो रिवर का बैंक होता है, इसलिए उसका नाम वेस्ट बैंक पड़ गया है। तो जॉर्डन रिवर के जो वेस्ट में है उसी को बोलते हैं हम वेस्ट बैंक, ठीक है? और जॉर्डन रिवर जो ईस्ट में है वो जॉर्डन ही हो गया। ये वही वही वाला हिसाब किताब है जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि भाई ईस्ट में जो था पहला टोटल पूरा बांग्लादेश था, ईस्ट वाला बट गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, फिर मतलब एट द एंड जाके वो बांग्लादेश बन गया, और हमारा हमारा वेस्ट है वो वेस्ट बंगाल है। तो उसी किताब से हिसाब किताब है ये, कि वेस्ट बैंक क्या है? जॉर्डन रिवर के वेस्ट में जो है वो वेस्ट बैंक है, ठीक है? गाजा पट्टी क्या है? गाजा पट्टी मतलब पिछले साल ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसी के जो इसराइल का न्यूज़ में था वो गाजा पट्टी और इसराइल के चक्कर में ही न्यूज़ में थे ये लोग, ठीक है? तो गाजा पट्टी में हमास रहते हैं। हमास ऑल्दो बहुत सारी कंट्री ने इसको ऑफिशियली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रखा है, बट ये अपने आप को कहते हैं कि ये कंट्रोल कर रहे हैं गाजा पट्टी को, मतलब एज अ सरकार है ये, ठीक है? वहाँ की गवर्नमेंट है। और ये वेस्ट बैंक में कौन कंट्रोल करता है? वेस्ट बैंक में कंट्रोल करता है फलस्तीन, इसी को बोलते हैं फलस्तीन। वेस्ट बैंक जो है इसको फलस्तीन भी बोला जाता है। तो फलस्तीन क्या है? पीएलओ, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बेसिकली इसको कंट्रोल करती है, वहाँ की सरकार पीएलओ है, ठीक है? रटने वाली की चीज क्या चीज़ है कि वेस्ट बैंक बाउंड्री किससे शेयर करता है? जॉर्डन से, सिर्फ जॉर्डन से शेयर करता है। गाजा पट्टी किससे शेयर करती है? गाजा पट्टी इजिप्ट से करती है और इसराइल से करती है, ठीक है? गाजा पट्टी इजिप्ट से करती है एंड इसराइल से करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि गाजा पट्टी भी मेडिटेरियन सी से बाउंड्री टच करती है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ और ये फैक्ट भी है इससे कि मतलब इससे इसराइल को बड़ा दिक्कत भी होता है। बेसिकली इसराइल कर क्या रहा है? गाजा पट्टी से बहुत परेशान रहता है। यहाँ पर हमास बहुत ज़्यादा रॉकेट, मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट फेंकती रहती है। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने सारे रॉकेट फेंकती है, कितना आप काउंट कीजिएगा कितना करेगा? कम से कम 2000-3000 एक टाइम पे भेजती है। 2000-3000 मतलब इससे ज़्यादा ही भेजती है। तो मैंने कम एक मॉडरेट नंबर बता रहा हूँ, मॉडरेट डिजिट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही भेजती है। तो इसराइल हमास से बहुत ज़्यादा तंग में रहता है, तो हमास वो गाज़ा के लिए क्या कर रहा है? गाज़ा के चारों तरफ सराउंडेड जो एक वॉल बना रहा है, बहुत बड़ी वॉल। लेकिन फिर भी गाज़ा वाले, हमास बहुत तेज़ हैं, वो क्या करते हैं? वो वॉल के नीचे से, मतलब ऊपर वॉल बनाएँगे ना, तो वो नीचे से खूब वो केव बना के, सुरंग बना के निकल लेते हैं। और दूसरा तरीका इनने, ये समुद्र के रास्ते से जाते हैं बम गिराने के लिए। कहाँ पर? इज़राइल में, ठीक है? तो गाज़ा पट्टी मेडिटेरियन सी से टच करती है बाउंड्री, ये बात याद रखिए। इजिप्ट और गाज़ा पट्टी किससे? इजिप्ट से भी टच करती है, ठीक है? इज़राइल। अब जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है गाज़ा पट्टी, गोलन हाइट, वेस्ट बैंक, टेल अवीव, जेरूसलम, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आप कोई सा भी एग्जाम निकालिए, चाहे यूपीएससी कंडक्ट कर रही है, एसएससी कर रही है, स्टेट पीसीएस कर रही है, कुछ भी कंडक्ट कर रही है, वो आप एग्जाम प्रीवियस से क्वेश्चन मारिए, पक्का दिखेंगे आपको ये क्वेश्चन। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आए नहीं है, बट मुझे बहुत लगता है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है ये। एक हो गया गल्फ ऑफ अक्का बक्का। गल्फ ऑफ अक्का बक्का क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, रेड सी से दो, ये जो जा रहा है बीच में, रेड सी से एक साइड जा रहा है, गल्फ ऑफ सी जा रहा है, गल्फ ऑफ स्विस जा रहा है, और दूसरा गल्फ ऑफ अक्का बक्का। गल्फ ऑफ अक्का बक्का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से इसराइल रेड सी को टच करता है, अपनी रेड सी को भी टच करता है, ये याद रखिएगा। मतलब लोग भूल जाते हैं कि लोगों को लगता है सिर्फ इसराइल मेडिटेरियन से टच करता है, इसराइल रेड सी से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कैसे करता है? गल्फ ऑफ अक्का बक्का के थ्रू करता है, समझ गए? अभी गल्फ ऑफ अक्का बक्का जो है और आपका स्विस कनाल है, जो ये दोनों के बीच में जो ये लैंड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, जब कोई सा भी लैंड तीनों तरफ से पानी से घिरा रहा हो, उसे पेनिनसुला बोला जाता है। तो ये भी कोई पेनिनसुला होगा। इस पेनिनसुला का नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा पेनिनसुला है ये आपका पेनिनसुला सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है? सिनाई पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। अब इंपॉर्टेंट बात जो और पूछी जा सकती है एग्जाम में, स्विस कनाल पिछले बार अभी जहाज फंसी थी कोई, कौन सी जहाज का नाम क्या है? एवरग्रीन है, सॉरी एवर गिवन है। स्विस कनाल से जब जहाज मेडिटेरियन में जाएगी तो कौन से पोर्ट से निकलेगी? सैयद पोर्ट, सैयद पोर्ट, एस से नाम रट लीजिए, सैयद पोर्ट, स्विस कनाल। लेकिन अब अगर नाइल रिवर से आप निकल रहे हैं तो कहाँ निकलेंगे आप? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट में निकलेंगे। तो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और पोर्ट सैयद दोनों इजिप्ट में, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इजिप्ट की, बहुत टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट यही दोनों पोर्ट है, ठीक है? अब जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड मत समझिए, अफ्रीका है। वर्ल्ड कुछ लोग बोलते हैं, बट ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि अमेजन क्लेम किया जाता है कि अमेजन रिवर ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका,
ठीक है। ये केरियो, केरियो क्या है, इजिप्ट का कैपिटल है, वहां से होके निकलती है। तो केरियो की बगल में जो कंट्री है, वो जो रिवर है वो कौन सी है आपकी, नाइल रिवर है, ठीक है। अब जो मैंने वो बताया था आपको, रॉक ऑफ डोम, ये आपको मैप में दिखा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब फिर मैप से रिलेटेड यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बताया था टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स, ये पूरा जो बाउंड्री के अंदर दिख रहा है ब्लू के अंदर, ये पूरा टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर जो ये इस साइड है, ये अल-अक्सा मॉस्क है, इसके अंदर पिछले साल पुलिस या मिलिट्री जो भी कहिए आप, वो घुस गई थी, इस चक्कर में फिर से हमास ने फायरिंग कर दी थी। और ये आपका आ गया डोम ऑफ रॉक इधर है, और ये वेस्टर्न वॉल जो मैंने बताया था। 3 इंपॉर्टेंट श्राइन है तीनों रिलीजन के, ठीक है। ये मतलब पता होना चाहिए, इसी के चक्कर में पूरा जितना भी हमास और इसराइल और फलस्तीन के बीच में लड़ाई होता है, इसी चक्कर के बीच में, इन्हीं रिलीजन साइट्स के चक्कर में होता है। अरब वर्ल्ड से इसराइल का हरदम कन्फ्रंटेशन इसी सब चीज़ से होता है। और अगर आप इसराइल का नाम है, ये बेसिकली गोलन हाइट क्या है, गोलन हाइट प्लेट्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। इसराइल का नाम ले और आप 6 डे वॉर ना बोलें, तो मतलब एक एकम्प्लिशमेंट आप नहीं गिनवा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत लगा, डेयरिंग काम था बेसिकली। इसराइल जो 1948 में बनी है, अभी अभी बनी थी इसराइल, वैसी कंट्री ने अकेले पूरे अरब वर्ल्ड से वॉर, मतलब अकेले झेल लिया था, ये बड़ी बात है। और झेला ही नहीं था, 6 दिन के अंदर वॉर जीत भी लिया था। ये जो गोलन हाइट, गाजा पट्टी, ये सब आप नाम पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा लैंड उसने, इसराइल ने उस टाइम कब्जा कर लिया था अकेले। यहाँ पर 3 कंट्री का आप नाम देख रहे होंगे, किस किस कंट्री से लड़ाई हुई थी, इजिप्ट से हुई थी, जॉर्डन से और सीरिया से। तीनों कंट्री को 6 दिन के अंदर हरा दिया था। बट सिर्फ 3 कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी, पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड बेसिकली इसको बैक कर रहा था, इन तीनों कंट्री को। फिर भी इसराइल ने अकेले उनको 6 दिन के अंदर हरा दिया। यही नहीं, जो सिनाई पेनिनसुला मैंने बताया, तो वो तक कब्जा कर लिया था, जो अभी इजिप्ट को वापस दे दिया है, और गाजा पट्टी बस अपने पास कंट्रोल में रखा है। लेकिन पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला किसके पास आ चुका था, इसराइल के पास, इस 6 डे वॉर में हुआ था। तो 1967 का वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसराइल को, एक मोरल बूस्ट देने के लिए, कि ये वॉर अकेला जीत गया था वो, तो बहुत मोरल बूस्ट मिला था इसराइल को, ठीक है। अब इसराइल का थोड़ा पॉलिटिकल पढ़ लें, पॉलिटिकल के बारे में। इसराइल मैंने बताया कब बना कंट्री, एज अ कंट्री वो फॉर्म कब हुआ था, 1948 में हुआ था। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, डेविड भाई साहब थे पहले प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, पहले प्रधानमंत्री का टेन्योर का रिकॉर्ड आपके नेतन्याहू ने तोड़ा है, ठीक है। नेतन्याहू उनसे ज़्यादा टेन्योर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी लेटेस्ट कौन प्रधानमंत्री, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसराइल क्या यूएन मेंबर है, यस, इसराइल इज अ यूएन मेंबर। इसराइल 11 मई 1949 को 59th मेंबर बन गया था यूएन का। ये यूएन का लोगो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लोगो है, पता होना चाहिए, इस लोगो के बारे में से भी क्वेश्चन आते हैं। अब यूएस का मुझे स्टांस कभी समझ नहीं आता, जो यूएस बीच में मध्यस्थता करवा रहा था, पीएलओ और इसके बीच में, फलस्तीन के बीच में और इसके बीच में मध्यस्थता करवाने के लिए यूएसए, मतलब ट्रम्प भाई साहब गए थे इसराइल। बट और उसी टाइम मैंने बताया था आपको कि अभी तल अवीव जो कैपिटल पहले था, उसको चेंज करके जेरूसलम कर दिया है। तो यूएस भाई साहब ने क्या किया, मध्यस्थता करवाने गए, शांति करवाने गए, लेकिन अपना एम्बेसी शिफ्ट कहाँ कर दिया उनने, देख लीजिए आप, जेरूसलम में एम्बेसी शिफ्ट कर लिया, जो मुझे शॉकिंग था। मतलब आप मध्यस्थता करवाने गए हो, तो इसराइल को समझाना चाहिए था कि आप वहाँ पर मत जाइए, आपने भी उसको सपोर्ट दे दिया बड़े भाई का, तो ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जो भी है। और इंडिया का लेकिन स्टांस क्लियर है भैया, इंडिया सेंसिटिव इशू में फालतू में किसी से नहीं बोलता है। मैंने वो कोसोवो वाला वीडियो बताया था कि कोसोवो को भी हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते, वो भी सेंसिटिव इशू है, इस चक्कर में कि वो सर्बिया का इंटीग्रल टेरिटोरियल पार्ट है, वो हम वही मानेंगे। अब कोई कंट्री कल को सेशनिस्ट अपनी भावना से कुछ अलग होनी चाहती है, किसी का छोटा सा पार्ट, तो हम वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हमारा भी यहाँ पर स्टांस बिल्कुल क्लियर था, हम सेंसिटिव इशू में पढ़ते नहीं है। हमने अभी भी, हमारी एम्बेसी कहाँ है, तेल अवीव में, इंडियन एम्बेसी तेल अवीव में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये नरेंद्र मोदी जी आपके कैसे, आपको लगता है कि इतने उनको ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, ये सारी बातें कहाँ से आ गई। नरेंद्र मोदी जी 2017 में पहले प्रधानमंत्री थे, आज तक के इतिहास में 1948 से कोई भी पीएम आज तक इसराइल में गया नहीं था, ये बात याद रखिए। तब भी हमारा इसराइल का इतना स्ट्रांग, पता नहीं कैसे बॉन्डिंग है, लेकिन तब भी उससे पहले कोई पीएम गया ही नहीं था, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इतने बड़े बड़े नेता थे, वो आज तक इसराइल नहीं गए थे, ठीक है। वो हम फलस्तीन के इशू के चक्कर में बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव थे, तो हम फालतू में ऐसी इशू में नहीं पढ़ना चाहते थे कि हम पूरे, या तो एक साइड अरब वर्ल्ड था, एक साइड इसराइल यूएसए था, तो हम बीच में कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते थे, तो इसलिए हम वहाँ पर चुप ही रहते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में पहली बार ऐतिहासिक विजिट की थी इसराइल की, ठीक है। और इसी के बाद में अभी जो लेटेस्ट जो 1992 में बताया डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया गया, 1948 में बन गया था, इंडिया ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया था 1950 में, बट स्टिल 1992 का समय हो गया था जब तक हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन को, बेसिकली फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन को हमने अच्छे से बनाया था। मतलब एम्बेसी खोली गई थी, कॉन्सुलेट खोला गया था 1992 में,
तो सोचिए 1948 में बनने के बाद 1950 में रिकॉग्निशन के बाद भी इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, इंदिरा गांधी, इतना बड़ा मैंडेट मिला राजीव गांधी को, फिर भी हमने इसको फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन का दर्जा नहीं दिया था इसराइल को। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री, आपने सोचा होगा कि सिर्फ इसराइल का एक साइड ले लिया होगा हमने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसराइल के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी थे, ये पैलेस्तीन भी गए थे, पैलेस्तीन भी गए थे, और वो भी एक हिस्टोरिक विजिट था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लोगों को नहीं पता कि पैलेस्तीन सबको लगता है कि पैलेस्तीन में भी पहले कोई पीएम गया है, इंडियन पीएम, बट वहां पर भी फर्स्ट टाइम कोई इंडियन पीएम गया था। तो मैंने बताया पहले हम इन सारे इशू पे हम बोलते ही नहीं थे, बट अभी हमने दोनों को खुल के सपोर्ट किया था। हमने बोला जो भाई गलत है गलत है, लेकिन हम एज अ कंट्री अगर बोल रहे हैं तो हम मानेंगे भाई, क्यों नहीं मानेंगे। तो वहां पर इसराइल में भी गए हम, और यहाँ पर भी गए, कहाँ, पैलेस्तीन में भी गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा। अब जो ये हिस्टोरिक विजिट हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये फर्स्ट इंडियन पीएम थे जो कि पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट एरिया में गए थे। बट इसके रिबट में बहुत सारे ट्विटर से चिड़िया बोलने लगी। ठीक है, उस चिड़िया में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि लोग बोल रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम थे जो कि पैलेस्तीन में गए थे। कब गए थे? 1960 में गए थे। ये बोला गया था, क्लेम कहा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के क्लेम को रिबर्ट करते हुए कि आप मिनिस्टर एक्सटर्नल फालतू की बातें मोदी मोदी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा ट्विटर से बहुत सारे लीडर्स ने ट्वीट किया था। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा इसके बारे में रिसर्च भी किया कि क्या सच में मतलब पीएम मोदी फर्स्ट थे या फिर ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट थे। तो जब मैंने पढ़ा तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल गए थे, बिल्कुल सही बात है, जवाहरलाल नेहरू गए थे, पैलेस्तीन में गए थे। लेकिन पैलेस्तीन उस टाइम पैलेस्तीन एज ए कंट्री था ही नहीं। पैलेस्तीन 1947 में ऑल्दो आज़ाद हो गया है, बट पैलेस्तीन मतलब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, आज़ाद हुआ नहीं था। पैलेस्तीन ने खुद जो क्लेम किया कि वो कब आज़ाद हुआ, वो आज़ाद हुआ था 1988 में। 1988 में कंट्री ने खुद को अपने आप से रिकॉग्नाइज किया था कि मैं स्टेट बन चुका हूँ। कब किया है? 1988 में। 98 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहीं गए थे, 1960 में गए थे। तो ये पंडित जी 1964 में तो उनका देहांत हो गया, तो 1988 में वो जा भी नहीं सकते, सही बात है। तो जब वो गए थे तब पैलेस्तीन कोई स्टेट ही नहीं था। ये बात इंपॉर्टेंट मतलब नोट करने वाली है। और जब पैलेस्तीन एक नेशन बना था आपका, मैंने बताया स्टेटहुड बन गया था, तब कौन सा हमारा गवर्नमेंट था? राजीव गांधी जी का गवर्नमेंट था, लेकिन वो नहीं गए थे। नेहरू जी बोला जाता है, क्लेम किया जाता है नेहरू जी गए थे, राजीव गांधी नहीं गए थे। ठीक है, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। और उस टाइम इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ये बात याद रखनी है। और मैंने बताया पैलेस्तीन जब कंट्री ही नहीं था तो पैलेस्तीन किसी के कंट्रोल में होगा। इसराइल तो था, इसराइल को हमने रिकॉग्नाइज 1950 में कर लिया था। पैलेस्तीन जो था इजिप्ट की मिलिट्री के कंट्रोल में था, ये बात याद रखनी है। पहली बात बताया कि पैलेस्तीन खब अपने आप को उसने बोला 1988 में बोला कि वो स्टेट बन गया है। 98 में उसने बोला अपने आप को कि वो स्टेट बन गया 1988 में। और जो नेहरू जी, जब एक बात तो बता दिया कि इजिप्ट के कंट्रोल में था, पहली बात। दूसरी बात, नेहरू जी ने खुद ये ऑन रिकॉर्ड बोला था कि वो चाहते हैं ओल्ड आर्मिस्टिक लाइन होता है मतलब बेसिकली पीस, ये जो आर्म्स वेपन है इसको आप पीस में कन्वर्ट कर दीजिए, आर्म्स को सीज फायर कर दीजिए, उसको बोला था आर्मस्टिक डील। तो ओल्ड आर्मस्टिक डील के बीच में समझौता करवाने की बात कही थी, इसलिए वो गए थे वहां पर नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू जी जब गए थे वहां पर उन्होंने इसराइल वर्ड और इजिप्ट वर्ड का यूज किया था, पैलेस्तीन वर्ड का यूज नहीं किया था, क्योंकि पैलेस्तीन नाम की कोई कंट्री नहीं थी। ये बात वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ऐसा है। ठीक है, फैक्ट्स पे क्लियर रखिए। और जो वो पहले मैंने फोटो दिखाई थी, मैंने पूछा था कौन है, तो लोगों का कमेंट आ रहे थे कि अक्षय खन्ना जी हैं। अब क्या बोले, मतलब ठीक है, अक्षय खन्ना जी हैं, ये देख लीजिए। बहुत सारे कमेंट आए थे, मोहतरमा ने बोला कि बताइए पीएम बन गया इसराइल के अक्षय खन्ना जी, ये है। और ये इनका नाम क्या है, लेकिन नफ्तली बेनेट है। और जब ये बने थे तो बहुत मिक्स रिएक्शन आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि ये छोड़िए, बहुत अलग बात है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। बस याद रखिए इनका पीएम का नाम क्या है, इनका नफ्तली बेनेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नफ्तली बेनेट इसराइल के करंट पीएम है, इससे पहले कौन थे? नेतन्याहू थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा नाम रट लीजिए इनका। अब दो डिक्लेरेशन के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। एक हो गया बेल्फर डिक्लेरेशन। बेल्फर डिक्लेरेशन से ही इसराइल का गठन बना था। इसराइल बना ही है क्यों? किसका डिक्लेरेशन? बेल्फोर डिक्लेरेशन। अगर ये डिक्लेरेशन पास नहीं हुआ होता तो शायद इसराइल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ अलग होता है। ठीक है, बेल्फोर डिक्लेरेशन से, बेल्फोर कौन था? अर्थर जेम्स बेल्फोर थे, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, मतलब ब्रिटिश के
एक मेंबर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, एक मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, फॉरेन सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो उनने बेसिकली एक प्रस्ताव रखा था कि भैया ज्यूज के सेटलमेंट के लिए हम कुछ करते हैं, पैलेस्टीनियन जो एरिया है उसमें ज्यूज को सेटल करवाया जाता है। और ये क्यों किया जा रहा था? टाइम है 1917 का, 1917 में अभी यूएस एंट्री होने वाली थी, हुई नहीं थी। बेसिकली ब्रिटेन कमजोर पड़ चुकी थी, जर्मनी ने बहुत बुरा हाल कर दिया था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, इंडिया का भी वो समर्थन चाहते थे, इंडिया से भी समर्थन नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली ब्रिटेन ने अपने एलाइज फोर्सेस को समर्थन उनका लेने के लिए इनने बेल्फोर डिक्लेरेशन टाइप का प्रस्तावना रखा कि हम ज्यूज को सेटल करेंगे। तो इस बहाने बहुत सारे जो ज्यूज सपोर्टिंग कंट्रीज थी वो इसका बढ़ चढ़ के इस वॉर में ब्रिटेन के साथ आ जाएंगे। इस चक्कर में बॉल्फोर डिक्लेरेशन पास हुआ था। और एक ऑस्लो अकॉर्ड करके है, ये भी आपको बताना चाहिए। ऑस्लो अकॉर्ड भी बहुत न्यूज में आता है। क्वेश्चन क्या आएगा? बेल्फोर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? ऑस्लो अकॉर्ड किससे रिलेटेड है? ऑस्लो अकॉर्ड इससे पीस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। बेल्फोर डिक्लेरेशन इजराइल के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है। ऑस्लो अकॉर्ड फलस्तीन और आपका इजराइल, इन दोनों के बीच में जो पीस करवाना था उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका ऑस्लो अकॉर्ड लेटेस्ट है और बेल्फोर डिक्लेरेशन बहुत पुराना वाला, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम चल रहा था। और जो 2020 का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, जो मतलब जिस चक्कर में मैंने ये वीडियो बनाया इसराइल का, सबसे पहले वो ये था। ये दृश्य देख के मतलब लगा था कि दिवाली चल रही है वहाँ पर। दिवाली नहीं चल रही, यहाँ पर हमास के रॉकेट चल रहे हैं। मैंने बताया था आपको 2000 के आसपास रॉकेट, उससे ज़्यादा रॉकेट थे ऑन पेपर। ये कहा गया है इसराइल और बहुत सारी कंट्री ने कि ऑन पेपर उससे ज़्यादा रॉकेट छोड़े गए थे। और लेकिन इसराइल का डिफेंस सिस्टम मतलब लाजवाब था। ये देखिए आप, लग रहा है कि भैया वहाँ पर दिवाली चल रहे हैं, किसी के शादी के बाराती के पटाखे छूट रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो मैंने इस चक्कर में इसराइल को सबसे पहला कंट्री चुना है अपने इस मैपिंग सीरीज में। अब अगला कंट्री मैं अभी से बता दे रहा हूँ, यूक्रेन के बारे में लेके आऊंगा, क्योंकि यूक्रेन 2021-2022 का वन ऑफ द मोस्ट हॉटेड टॉपिक बन चुका है। मतलब इसराइल से ज़्यादा हॉट टॉपिक यूक्रेन बन चुका है। तो अब अगला वीडियो जो आएगा वो यूक्रेन के बारे में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।